नमस्कार मित्रों, ग्रामीण डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आज अपना पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी के अंतर्गत पहले हम भारत के जो टॉपिक है उसके बारे में वर्णन करेंगे और इसमें अपना जो पहला टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में डिफेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत कई दफ़ा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि भारत के संदर्भ में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कौन सी विदेशी जाति द्वारा किया गया, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, प्राचीन समय में इसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो अलग अलग नामों से इसको अलग अलग रूपों में पहचाना गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर कई दफ़ा अगर हम चर्चा करते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, जलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है। इन सब का हम अध्ययन जिस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे वो अपना रहेगा भारत का सामान्य परिचय। चलो शुरुआत करें। भारत का सामान्य परिचय, जैसा कि आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये अपना जो देश है वो भारत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान में जैसा आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्या प्राचीन समय में भी भारत ऐसा ही था, तब आपका इसका क्वेश्चन या इसका आंसर आपका अलग रहेगा कि नहीं सर, प्राचीन समय में भारत के साथ में कुछ ऐसे देश भी थे जो इसके साथ में जुड़े हुए थे। जैसे पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, इसी प्रकार म्यांमार भी पहले भारत का ही हिस्सा था। तो इन सब प्राचीन समय में इसके क्या नाम थे और वर्तमान समय में इसके क्या क्या नाम निकल कर आ रहे हैं, उसी का हम अध्ययन करते हैं। सामान्य परिचय की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट बनता है इसके अकॉर्डिंग, यानी अगर हम बात करते हैं प्राचीन से प्राचीन समय में इस क्षेत्र को एक नाम से जाना जाता था, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहा जाता था? प्राचीन समय में उत्तर भारत में 7 नदियां बहती थी और 7 नदियों को मिलने के कारण इनमें जो प्रमुख नदी थी वो थी सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी सहित टोटल नदियों की संख्या 7 होने के कारण उत्तर भारत को प्राचीन समय में सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे। 7 नदियां कौन कौन सी? जैसे सबसे पहले सिंधु नदी हो गई, इसके बाद में यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र से नाम आता है झेलम नदी हो गई, झेलम के बाद में आगे बढ़ते हैं चिनाब नदी हो गई, फिर रावी नदी हो गई, फिर व्यास नदी हो गई, इसी में ही सतलज नदी हो गई, फिर नाम आता है यहाँ पर सरस्वती नदी। इन 7 नदियों को मिलने के कारण इस क्षेत्र को प्राचीन समय में सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी के ही किनारे प्राचीन समय में एक सभ्यता भी विकसित हुई इतिहास में, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी इस सभ्यता में मैक्सिमम कांसा धातु है वो प्राप्त हुआ था। जैसे ही सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, भारत में भूमध्य सागर से एक नई जाति का आगमन हुआ और उस जाति का नाम आता है आर्य। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। आर्य जाति का आगमन कहां से माना जाता है? तो ये भूमध्य सागर से माना जाता है। उत्तर भारत में इस आर्य जाति ने प्रवेश किया और इस आर्य जाति ने प्रवेश करने के कारण उत्तर भारत के क्षेत्रों पर उन्होंने शासन किया और कालांतर में इस क्षेत्र को एक नाम से जाना गया और वो नाम आता है आर्यवर्त। यानी प्राचीन समय में पहला मैंने आपको नाम बताया सप्त सिंधु प्रदेश, इसके बाद में इस क्षेत्र को दूसरा आर्य जाति के आगमन के पश्चात इसको आर्यवर्त के नाम से जाना गया। अगर हम बात करते हैं, कई दफा क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य जाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग में सम्मिलित करते हैं। श्रेष्ठ अथवा कुलीन के नाम से जिसे जाना जाता है वो आर्य जाति। इस आर्य जाति द्वारा इस क्षेत्र में शासन किया गया, इसी को ही आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पहले सप्त सिंधु प्रदेश हो गया, दूसरा नाम हो गया आर्यवर्त। इतिहासकार इसकी एक और व्याख्या करते हैं कि इस आर्य जाति के अंतर्गत ही एक पराक्रमी शासक हुआ था राजा भरत,
और राजा भरत के नाम पर ही अपभ्रंश में कालांतर में इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा वो भारत माना जाता है। यानी पहले सप्त सिंधु प्रदेश, फिर आर्यवर्त और आर्य जाति में ही पराक्रमी शासक भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम है वो भारत रखा गया। अगर हम बात करते हैं भारत नाम की दो और ऐतिहासिक किंवदंती आती हैं, जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, और कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसे नाम दिया जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उन्होंने भारत के बारे में बताया गया है। और इस ग्रंथ में ये कहा गया है कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था भरत, और कालांतर में इसी के नाम पर इस देश का जो नाम पड़ा वो था भारत। एक और ऐतिहासिक किंवदंती ये है कि रामायण में भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भी इस क्षेत्र का नाम भारत दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत शब्द की उत्पत्ति किस रूप में हुई। थोड़े और आगे बढ़े, इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं इस क्षेत्र में आगमन ईरान के नागरिकों के द्वारा हुआ, जिसको हम ईरान से आए हुए ईरानी नाम से संबोधित करते हैं। ये ईरानी अपभ्रंश शब्द के रूप में अलग अलग उच्चारण करते थे, और क्षेत्र तो था सप्त सिंधु प्रदेश, सै को वो ह बोलते थे, यानी सै जो शब्द है उसको हैर से रिप्रेजेंट करते थे। सप्त सिंधु प्रदेश को उन्होंने बोला हप्त हिंदू प्रदेश, और हिंदुओं का रहने का स्थान कालांतर में इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा वो था हिंदुस्तान। यानी हिंदुस्तान जो स्थान है या हिंदुस्तान जो नाम है इस क्षेत्र का वो तो ईरानियों द्वारा दिया गया। इसी के चलते चलते अंत में अगर हम चर्चा करते हैं नाम आता है यूनान निवासी, और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को एक नाम देते थे इंडस, और इस इंडस का ही अपभ्रंश जो शब्द निकल कर आता है वो नाम आता है इंडिया। क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार दोबारा सुनना। भारत का सामान्य परिचय, प्राचीन से प्राचीन समय में भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें 7 नदियां सिंधु सहित बहने के कारण इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। यहीं पर जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, भारत में एक नई जाति का आगमन हुआ, आर्य। आर्य जाति भूमध्य सागर से आई, इस क्षेत्र को नाम दिया गया आर्यवर्त। ध्यान रहे इन आर्यों के द्वारा ही वेदों की रचना की गई थी। कालांतर में एक सभ्यता आई वैदिक सभ्यता। आपकी एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तब नाम आता है ऋग्वेद को। अगर हम बात करते हैं इस आर्य शब्द, आर्य जाति में जो शब्द है आर्य, इसका शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगर हम बात करते हैं भारत शब्द की उत्पत्ति, तो इस आर्य जाति में ही प्रसिद्ध शासक हुआ था या पराक्रमी शासक हुआ था राजा भरत, और राजा भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा भारत। कालिदास द्वारा ग्रंथ की रचना की गई अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में ही मैंने पात्रों के बारे में बताया कि शकुंतला से जो उत्पन्न पुत्र है उसी को ही भरत और उसी के नाम से भारत। ईरानी निवासियों द्वारा इसको हिंदुस्तान कहा गया और यूनानियों के द्वारा इसको इंडिया नाम से संबोधित किया गया। बस इतना ध्यान में रखना है कि इंडिया शब्द तो दिया यूनानियों ने, हिंदुस्तानी शब्द दिया ईरानियों के द्वारा, और प्राचीन समय में इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी सामान्य परिचय की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में कई दफा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संवैधानिक रूप से भारत शब्द अस्तित्व में कब आया। तो संवैधानिक का मतलब अपना संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ उसी दिन संवैधानिक रूप से भारत शब्द अस्तित्व में आया। अगर हम बात करते हैं ये जो भारत शब्द है या भारत के बारे में, अपने संविधान में इसमें आपको 2 ही शब्द मिलेंगे। कई दफा ये भी एग्जाम में आ चुका है कि संविधान में कौन से 2 शब्दों का उल्लेख है, तो संविधान में एक शब्द तो है भारत और दूसरा जो शब्द है इंडिया। इन 2 शब्दों का ही संविधान में उल्लेख है, हिंदुस्तान शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। थोड़े और आगे बढ़े, अगर हम बात करते हैं इसके बाद में भारत में 1 नवंबर 2000 को
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश राज्य को तोड़कर भारत का 26वां जो नया राज्य गठित किया गया वो बना छत्तीसगढ़। और इसी दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना वो अपना राज्य राजस्थान बना था। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 9 नवंबर 2000 भारत का 27वां राज्य जो बना वो उत्तर प्रदेश को विभाजित करके जो नया राज्य बनाया गया वो था उत्तराखंड। थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर हम बात करते हैं 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 नवंबर 2000 15 नवंबर 2000 को भारत के बिहार राज्य को विभाजित करके एक नए राज्य का गठन किया गया और वो राज्य था झारखंड। ये 28वां राज्य बना। फिर भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके एक नए राज्य का गठन किया गया और उस राज्य का नाम आता है तेलंगाना। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में तो करंट से रिलेटेड थोड़ा ध्यान में रखना, 31 अक्टूबर 2019 केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसमें अनुच्छेद 370 समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका निर्धारण किया गया। यानी विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके इस जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें एक का नाम आया लद्दाख और दूसरे का नाम आया जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जनवरी 2020 भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा नगर हवेली दमन व दीप, इन दोनों को पुनः एक जगह करके इसका नाम दादरा नगर हवेली दमन व दीप किया गया। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान समय में भारत में राज्य हैं तो ध्यान रखना वर्तमान समय में भारत में 28 तो हैं राज्य, और अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं और इसके बाद में इसमें हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि प्राचीन समय में भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको यूं बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भूमध्य सागर से भारत में एक नई जाति का आगमन हुआ और वो जाति थी आर्य, और आर्य जाति के कारण इस क्षेत्र को आर्यवर्त नाम दिया गया। तीसरा पॉइंट इसी के इर्द गिर्द हमने बढ़ा था कि भारत शब्द कैसे आया, तो इसमें हमने 3 यहाँ पर किंवदंतियां पढ़ी। एक तो बताया कि इस आर्य जाति में ही प्रसिद्ध शासक हुआ था भरत, और इस भरत के नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम रखा गया वो था भारत। यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, तब हमने चर्चा की थी कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में ये बताया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत हुआ, जिसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भी भारत शब्द की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को हिंदुस्तान शब्द दिया था ईरानी निवासियों के द्वारा, इस क्षेत्र को इंडिया शब्द दिया गया था यूनानियों के द्वारा। इसी में हम आगे बढ़े, संवैधानिक रूप से भारत शब्द अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखना भारतीय संविधान में सिर्फ 2 शब्दों का उल्लेख है, जिसमें एक तो है भारत और दूसरा है इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अब हमने इसमें क्रमबद्धता की बात की कि 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य बना, और उसी दौरान भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना वो बन गया राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर इसमें 3-4 नाम बताए हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया, 15 नवंबर 2000 बिहार को तोड़कर झारखंड का गठन किया गया, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना का गठन किया गया। ये थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को
विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके एक सामान्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान समय में ध्यान में रखना, भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ये हमने भारत का जीके पढ़ने से पहले आपको सामान्य बात बताई कि प्राचीन समय में इसका क्या नाम था और वर्तमान समय में इसका क्या नाम। इसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के सामान्य परिचय के पश्चात हम इसी के अंतर्गत सबसे पहले अब चर्चा करेंगे भारत की स्थिति की, यानी एग्जाम में भारत की स्थिति से क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो ध्यान रखना, भारत की स्थिति का मतलब होता है पोजीशन का हम सीधा सा बात करें लोकेशन के अकॉर्डिंग यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति आपसे पूछेगा, या फिर पूछेगा एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले विश्व ग्लोब के संदर्भ में, ये ध्यान से देखिए, ये आपको विश्व का ग्लोब नजर आ रहा है और विश्व के ग्लोब का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। हम इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इधर वाला ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर, इसको हम बोलते हैं पश्चिम देशांतर। जैसे मैं थोड़ा सा यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन आता है पृथ्वी की संरचना होती है, तो पृथ्वी की संरचना है वो चपटाकार, जिसको हम जियोड टाइप के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसी अपनी पृथ्वी की संरचना है। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, और ध्यान रखना सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। यहां से 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ध्यान रखिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह और उपग्रह वो चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हीं उपग्रहों के अंतर्गत अपना एक ग्रह है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। ध्यान रखना, पृथ्वी ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह माना जाता है जहां पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 71% भाग जल है और लगभग 29% भाग स्थल है। इसलिए ऊंचाई से या अंतरिक्ष से जब इसको देखा जाता है, तो इसका कलर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस पृथ्वी या ये पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पहली गति करती है ये अपने अक्ष पर घूमती है, और अपने अक्ष पर जो गति करती है इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे सपोज करना ये अपना सूर्य है और ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसका मतलब ये जो गति है इसको हम रोटेशनल या घूर्णन गति बोलते हैं। वह भाग जो पृथ्वी के सामने यानी सूर्य के सामने पृथ्वी का वह भाग आ जाता है, यहां पर तो होगा दिन और इसके पीछे होगी रात। यानी पृथ्वी जैसे जैसे घूर्णन गति करती रहेगी वैसे एक प्रक्रिया बनती है दिन रात। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दिन रात बनने का कारण है, तो ध्यान रखना दिन रात बनने का कारण होगा पृथ्वी की घूर्णन गति को माना जाता है। अब दूसरी बात सुनिए, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, इसके साथ साथ में ये सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, और सूर्य के चारों ओर ये वर्ताकार नहीं घूमती है, ये घूमती है दीर्घ वर्ताकार। सपोज करना जैसे ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती घूमती जैसे ही सूर्य के निकट आती है, पास में आती है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी गिरेंगी, और सीधी गिरेंगी इसका मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, और यही पृथ्वी घूमती घूमती दूर चली जाती है तो सूर्य की किरणें तिरछी गिरेंगी, और तिरछी गिरेंगी तो यहाँ पर शरद या शीत ऋतु होगी। इसका मतलब ये है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनने का कारण है, तो ध्यान रखना ये सूर्य के चारों ओर की गई गति मानते हैं जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति, और दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसी पृथ्वी को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से चारों पॉइंट आपको समझ में आए हैं। अंतिम प्रयास, आप फटाफट मेरे को बताओगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य माना जाता है, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है पृथ्वी हो गई। तीसरी बात दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। चौथी बात विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनने का कारण माना जाता है, तो ध्यान रखना वो पृथ्वी की परिक्रमण गति को ही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित चर्चा करते हैं।
ग्लोब के संदर्भ में। अब देखो, पहला अगर हम बात करते हैं स्थिति का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वो ग्लोब के रूप में पूछेगा। अब देखो, ये जो पृथ्वी नजर आ रही है, इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है इसको हम नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल दो, या इसे ही एक और नाम देते हैं विषुवत रेखा। सुनना ध्यान से, किसी भी क्षेत्र का अगर आपको निर्धारण करना है या स्थिति का निर्धारण करना है तो आपको दो आधारों पर किया जाएगा। इसमें निर्धारण के लिए एक तो जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, और दूसरी जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में डीपली नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको भारत की स्थिति देखनी है तो आपको दो रेखाओं के बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक तो नाम आ गया अक्षांश और दूसरा आ गया देशांतर। अब है क्या, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये पृथ्वी पर कहीं पर भी ऐसी वास्तविक रेखाएं नहीं खींची गई हैं। इसका निर्धारण है कि किसी भी क्षेत्र की स्थिति का आप निर्धारण करोगे तो पृथ्वी पर काल्पनिक जो रेखाएं खींची गई हैं इसमें एक तो नाम आता है अक्षांश रेखा और एक नाम आता है देशांतर रेखा। इस पृथ्वी पर समझो, अगर हम बात करते हैं ऐसे अक्षांश और ऐसे एक शब्द ध्यान में रखना है आडी, इस पृथ्वी पर जितनी भी आडी रेखाएं गुजरी गई हैं उसको हम अक्षांश रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितनी भी सीधी रेखाएं काल्पनिक रूप में खींची गई हैं उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। एक बार आपको ग्लोब को ही समझना है तो इसको इतना ही समझो कि इस पृथ्वी को दो समान भागों में गुजारने वाली आडी रेखा का क्या नाम है, तब नाम आएगा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत। ये आप यहां पर भी देख रहे हो, इसको इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इस 0 डिग्री से आप उत्तर की ओर चलोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार इस 0 डिग्री के ये नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, इस पृथ्वी के ठीक उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको हम नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्रीनविच शहर से गुजारी गई है इसलिए इसको ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला भाग पूर्वी देशांतर और इधर वाला जो भाग है वो पश्चिमी देशांतर माना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे ये हम दिशा मान लें नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर इनके बीच में कोई स्थिति है यहां पर तो वो हो गया उत्तर पूर्वी, यहां पर है तो ये दक्षिण और पूर्व दक्षिण पूर्वी, यहां पर कोई भी क्षेत्र की स्थिति है तो ये दक्षिण पश्चिम, और यहां पर है तो इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। अगर हम बात करते हैं भारत की लोकेशन तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है ये रेखा भारत को दो समान भागों में विभाजित करती है। ये आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि अपना देश है भारत। अब अगर मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो इस रूप में पूछेगा, विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति है, तो ध्यान रखना अक्षांश रेखाओं के अनुसार तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और देशांतर रेखाओं के अनुसार हम पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति, तो विश्व ग्लोब के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार तो हम उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखाओं के अनुसार हम पूर्वी गोलार्ध में, तो इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। समझा मैं आपको चुका हूं
देखो विश्व ग्लोब के संदर्भ में, तो विश्व ग्लोब ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसके ये भाग तो उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। इसके इसी प्रकार ये जो रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, इधर वाला ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर वाला भाग पूर्वी पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। अपने भारत की लोकेशन यहाँ पर है और इसके बेस के आधार पर हमने समझा है कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में जो भारत की स्थिति है वो अक्षांशों के अनुसार तो उत्तर में, देशांतर के अनुसार पूर्व में, इसलिए हम इसको नाम लिखा गया है उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल दो या उत्तर पूर्वी देशांतर। दूसरा इसमें जो पार्ट बनता है वो स्थिति पूछ सकता है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। अब इस एशिया महाद्वीप को आप ध्यान से देखना, ये एशिया महाद्वीप पर, इस एशिया महाद्वीप में ये जो स्थिति नजर आ रही है ये अपने देश की है, भारत की। अगर हम बात करते हैं इसमें हम दिशा का निर्धारण करें तो ये दिशा तो हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई दक्षिण, इसी प्रकार ये दिशा हो गई पूर्व और ये दिशा हो गई पश्चिम। अगर हम बात करते हैं भारत, तो एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग अगर आप भारत की लोकेशन देखोगे तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। देखो यहां पर दूसरा जो पॉइंट बन सकता है वो इस प्रकार से पूछेगा, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति के यही दो क्वेश्चन आपकी डिफेंस में पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा। तो एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत जिस दिशा में है उसको हम बोलते हैं दक्षिण दिशा। स्थिति के यही दो बात आपको ध्यान में रखना है। अंतिम बार रिपीट कर रहा हूं, विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति, तब तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर आपसे पूछेगी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति, तो ध्यान रखना इसमें आएगा दक्षिण दिशा में माना जाता है। तो सामान्य परिचय के बाद में हमने पहला पॉइंट लिया भारत की स्थिति, और स्थिति के मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट में आपको समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर स्थिति के बाद में दूसरा जो पॉइंट बनता है वो सामान्य परिचय में वो बनता है भारत का विस्तार। भारत के किसी भी क्षेत्र का अगर आप विस्तार पढ़ोगे तो वो आपको दो ही रूपों में नजर आता है, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक आता है देशांतरीय विस्तार। याद करो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इस पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली अक्षांश रेखा है, तो उसको नाम देते हैं हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरने वाली जो रेखा थोड़ी देर पहले वो भी देखा है, इसको हम 0 डिग्री विषुवत रेखा या इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। ध्यान रखना 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बोल दो या 0 डिग्री देशांतर, ये तो इसमें आएंगे। और यहां पर बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल दो, विषुवत रेखा बोल दो, या इसी का ही एक और नाम देते हैं भूमध्य रेखा। इसके आधार पर चर्चा करें तो भारत का जो विस्तार है वो दो रूपों में हम पढ़ते हैं, एक तो नाम आ गया अक्षांशीय विस्तार और दूसरा जो नाम आता है वो आता है देशांतरीय विस्तार। अब आप ध्यानपूर्वक देखना, भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यहां से प्रारंभ होता है। यहां का मतलब एक बार आप मैप देखना, ये अगर यहां पर हमें अक्षांशीय विस्तार देखना है तो ये दक्षिण में यहां पर आपको एक राज्य नजर आता है, वो है तमिलनाडु। यानी भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार प्रारंभ होता है वो तमिलनाडु अंतिम छोर है, अंतिम बिंदु है वो अलग है, लेकिन मुख्य भूमि का अंतिम छोर जो प्रारंभ होता है वो तमिलनाडु से प्रारंभ होता है। और ये अक्षांशीय विस्तार लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भारत इसी स्थिति में स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में हम चलते जाते हैं, 8 के बाद में 9 10 ऐसे चलते चलते यहाँ पर अंतिम जो छोर प्राप्त होता है अक्षांशीय विस्तार का वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये थोड़ा सा प्रयास करो आप इनको अच्छे से दिमाग में बिठा पाओ।
यानी अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार इधर पश्चिम में आप देखो गुजरात, यहां से प्रारंभ होता है और यहां से चलकर अगर हम बात करते हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है और इसका अंतिम जो छोर आता है वो आता है 97 डिग्री 25 मिनट। एक बार दोबारा समझना इसको मैप के रूप में देखो। हाँ, यहां पर देखो सबसे पहले हम चर्चा करें हैं अक्षांशीय विस्तार के। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसको इस रूप में थोड़ा समझो, अच्छे से समझ में आएगा। ये आप मानो भारत का उत्तर दिशा है या उत्तर का अंतिम छोर है, ये भारत का दक्षिण दिशा का अंतिम छोर है। अगर हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पूछता है, ध्यान रख लेना। और यहां पर इसको समझें तो आप ये मानो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये अंतिम छोर जो आपको नजर आ रहा है ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बाद में दूसरा जो स्वरूप है वो कौन सा है, देशांतरीय विस्तार। तो भारत का, इसको इस रूप में समझो, भारत का जो देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से तो ये प्रारंभ होगा और इसका अंतिम छोर होगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मैप के रूप में समझो, यहां पर गुजरात है तो यहां पर देशांतरीय विस्तार प्रारंभ हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। ई का मतलब होता है ईस्ट, पूर्वी देशांतर। यहां से प्रारंभ होकर इसका अंतिम जो छोर है ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो मैंने यहां पर समझा है। अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि भारत के उत्तरी उत्तर में अंतिम क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखना, भारत के उत्तरी उत्तर में पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन आजकल उत्तरी उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश आ गया है और वो है लद्दाख। यानी भारत के उत्तर में स्थित स्थान है तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भारत के दक्षिण में, तो ध्यान रखना भारत के दक्षिण में जो राज्य है वो है तमिलनाडु। अब मैं इसको मैप के अलावा यहां पर समझें तो आप ये मानो ये उत्तर में क्षेत्र हो गया लद्दाख और यहां पर ये स्टेट आ गया अपना तमिलनाडु। यानी दक्षिण में तो अंतिम राज्य है तमिलनाडु और उत्तर में अंतिम स्थान है वो है लद्दाख। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं कि देशांतर में पूर्व और पश्चिम में, ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि पश्चिम में अंतिम राज्य है तो पश्चिम में जो अंतिम राज्य है वो है गुजरात। इसी प्रकार आप इस छोर में पहुंचो कि पूर्व में स्थित अंतिम राज्य है, तो ध्यान रखना पूर्व में जो अंतिम राज्य है इसे नाम देते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल इजी, आप अपने दिमाग में आराम से बिठा सकते हो। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण में अंतिम राज्य तमिलनाडु और उत्तर में अंतिम स्थान है लद्दाख। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आपसे पूछे कि पश्चिम में राज्य गुजरात हो गया और अगर आपसे पूछे कि पूर्व में अंतिम राज्य तब आ गया अरुणाचल प्रदेश। इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से मैप पर देखने का प्रयास करना। जैसे हम इसको समझें, ये सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार याद करो, हमने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से तो प्रारंभ होता है और इसका अंतिम छोर होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार याद करो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ हुआ और ये अंतिम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी अभी हमने चर्चा की है कि अगर आपसे पूछे कि उत्तरी उत्तर में अंतिम स्थान या अंतिम जगह है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसी प्रकार दक्षिण में अगर आपसे पूछे कि अंतिम राज्य कौन सा है
तो दक्षिण में अंतिम राज्य हो गया तमिलनाडु। इसी प्रकार पश्चिम में अगर आपसे राज्य पूछे, पश्चिमी पश्चिमी गुजरात आ गया। अगर आपसे पूछे कि पूर्व में राज्य, तो पूर्व में जो राज्य आ गया वो है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और चर्चा करते हैं। अगर कोई डीपली क्वेश्चन आ जाए तो इनके बीच का जो अंतर होता है ना, उसको हम बोलते हैं अक्षांशीय अंतर, और ये लगभग निकल कर आता है 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। ज्यादा कुछ नहीं है, इनमें से इसको घटा देते हैं तो इसका अक्षांशीय अंतर आ जाता है। इसी प्रकार इनके बीच का जो अंतर है इसको हम नाम देते हैं देशांतरीय अंतर, और ये देशांतरीय जो अंतर निकल कर आता है ये है 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। कई दफा बड़ी एग्जाम में, एनडी के एग्जाम में इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का अंतर पूछ लेता है, और ना सामान्य अपनी एग्जाम है उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ही पूछता है। अगर हम बात करते हैं इसका और क्वेश्चन, तो अंतिम जगह तो हमने, अंतिम स्थान तो हमने बता दिया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इसका अंतिम छोर कौन सा स्थान है, तो ये लद्दाख में भी एक जगह का नाम आता है और उसका नाम है इंद्राकोल। यानी भारत के सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है, तो उत्तर में स्थित बिंदु है इंद्राकोल। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में यहां पर एक नाम आता है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में अंतिम छोर स्थान है कन्याकुमारी। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में राज्य पूछे तब तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन पश्चिम में अंतिम स्थान आपसे पूछे तो ध्यान रखना एक जगह का नाम आता है सर क्रीक, और सर क्रीक के पास में ही एक और जगह बताते हैं अंतिम छोर अगर इसमें पूछ ले, अंतिम छोर अगर आपको इसमें पूछे तब नाम आता है गोहर माता। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं कि पश्चिम में, तो ध्यान रखना पश्चिम में राज्य, तो सॉरी ये तो पश्चिम में, पूर्व में अगर आपसे राज्य पूछे तब तो अरुणाचल प्रदेश आ गया। अगर आपसे पूछे कि पूर्व में अंतिम स्थान, तो ध्यान रखना पूर्व में अंतिम स्थान आता है वालांगू। वालांगू जो क्षेत्र है वो पूर्व में है। इसका अंतिम सा एक गांव बताते हैं किबिथु, ये किबिथु नामक स्थान माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम चलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। थोड़ा सा ध्यान में रखना, भारत की अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है तो ध्यान रखना ये 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार अगर आपसे चौड़ाई पूछे तो ये लगभग है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर, कुछ भी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल ध्यान में रखना है, लंबाई तो है 3214 और चौड़ाई है 2933। ठीक है, यहां पर हमने दो बातें पढ़ी है। एक तो भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति में दो बातें बताई कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिण दिशा। फिर हमने पढ़ा भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार होता है, देशांतरीय विस्तार होता है। यहीं पर हमने समझा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इसका अंतर है 29 डिग्री 2 मिनट। देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है, ध्यान से सुनना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यहां पर हमने पढ़ा क्या, दक्षिण में राज्य आ गया तमिलनाडु, उत्तर में है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पश्चिम में है गुजरात, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में इंद्राकोल, दक्षिण में कन्याकुमारी। इसी प्रकार पश्चिम में नाम आ गया कौन सा, सरक्रिक, गोहर माता, और पूर्व में आ गया वालांगू। अब अगर हम बात करते हैं भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु का मतलब हो गया आप इन राज्यों को छोड़ोगे तब केंद्र शासित प्रदेश आता है यहां पर इस रूप में, और इस केंद्र शासित प्रदेश को हम नाम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम जो बिंदु माना जाता है यहां पर, ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और सुदूर दक्षिणतम जो बिंदु है इसको हम नाम देते हैं
इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, इसको पारासन पॉइंट भी बोला जाता है, इसको लाविचिंग पॉइंट भी बोला जाता है। आपको सिर्फ एक नाम ध्यान में रखना है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसको हम क्या किस नाम से संबोधित करते हैं, इंदिरा पॉइंट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ो भाई, देखिए इसके बाद में इसका मतलब सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी की, फिर भारत की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, फिर भारत के विस्तार के बारे में पढ़ा। अब इसी भारत के अगर हम बात करते हैं भौगोलिक जो क्षेत्र है, यानी भारत की चारों ओर की जो सीमा लगती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भारत की जो सीमा है वो दो रूपों में बढ़ती है, जिसमें एक तो नाम आता है स्थलीय सीमा और एक नाम आता है जलीय सीमा या तटीय सीमा। इस स्थलीय सीमा को हम लैंड बाउंड्री बोलते हैं, इसको अगर हम बात करते हैं कोस्टल लाइन बाउंड्री के रूप में भी जाना जाता है। एक बार इस आप मैप में देखिए, अगर हम बात करते हैं दक्षिण जो भाग नजर आ रहा है, यानी यहां पर राज्य है गुजरात, गुजरात के बाद में आगे बढ़ोगे ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में ये गोवा, गोवा के बाद में ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, फिर ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश विभाजन करके जो बना वो था तेलंगाना, यहाँ पर आ गया उड़ीसा और आप यहाँ पर आ गया पश्चिम बंगाल। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये दक्षिण में जो भारत के राज्य हैं इनके साथ में स्थलीय सीमा नहीं लगती, इनके साथ में लगती है विशाल जलराशि, जिसको हम बोलते हैं जलीय सीमा या तटीय सीमा। जैसे अगर हम बात करते हैं गुजरात के जस्ट नीचे दक्षिण की ओर यहाँ पर एक महासागर है, या एक सागर का स्वरूप हम बोल सकते हैं अरब सागर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में श्रीलंका के जस्ट नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर भी एक महासागर है, हिंद महासागर। यानी ये पूरी की पूरी सीमा भारत के दक्षिण में है और इसको हम जलीय या तटीय सीमा बोलते हैं। गुजरात के जस्ट आप ऊपर निकलो, देखो गुजरात ऐसा राज्य है भारत का जिसके साथ में जलीय सीमा भी लगती है और जिसके साथ में स्थलीय सीमा भी लगती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल को भी आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसके साथ में जलीय सीमा भी लगती है और इसके साथ में स्थलीय सीमा भी लगती है। तो इस गुजरात से आप आगे बढ़ो, गुजरात के बाद में देखो राजस्थान, राजस्थान के बाद में यहाँ पर आ गया पंजाब, फिर इसी का ही दो पार्ट कर दिए गए, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, फिर आ गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो राज्य हैं ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी इनके साथ में कहीं पर भी कोई जलराशि नहीं लगती। इसका मतलब सामने ये नजर आया कि भारत है उसका भौगोलिक क्षेत्र दो प्रकार की सीमा बनाता है। एक तो जो सीमा हो गई वो हो गई स्थलीय सीमा, और दूसरी जो सीमा हो गई वो जलीय या तटीय सीमा के रूप में जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस प्रकार से, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाएगा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है ये निकल कर आती है 15,106.6 किलोमीटर। यानी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो ध्यान रखना भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो लगभग है 15,106.6 106.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है, तो ध्यान रखना अगर इसमें आपसे कुल राज्य पूछे, गौर करना भाई, अगर आपको कुल राज्य पूछे तो ध्यान रखना पहले तो इसके साथ में कुल राज्य लगते थे 17। वर्तमान समय में क्या हुआ है कि इस जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान जो स्थिति है उसमें भारत के 16 तो राज्यों की सीमा लगती है और 2 लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यानी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है,
तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखनी कि 15,106.6 किलोमीटर। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि कुल राज्य कितने हैं, तो पहले कुल राज्य लगते थे 17। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते ही 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाते ही वर्तमान में 16 तो हैं राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक बार आपको माइंड में इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है, यानी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 15,106.6। कुल राज्य वर्तमान में 16 राज्य और 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी छोर की ओर चलते हैं। दूसरा मैंने नाम लिखा है यहां पर जलीय सीमा या तटीय सीमा। अभी मैंने बताया कि इसके साथ में जलराशि स्पर्श होती है, इसलिए इसको कोस्टल बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। इसका पहला जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, कुल लंबाई, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है, तो ध्यान रखना भारत की तटीय सीमा की आप जो कुल लंबाई करोगे वो लगभग करोगे 6100 किलोमीटर। इसमें थोड़ा सा घुमाएगा, दूसरा क्वेश्चन अच्छा बनाएगा और वो इस प्रकार से पूछेगा, भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई, भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई। तो ध्यान रखना भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। संपूर्ण तटरेखा का मतलब ये बताना चाह रहा है कि यहां पर अरब सागर में भी द्वीप है, जैसे नाम आता है लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप। ये लक्षद्वीप तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार यहां पर देखो ध्यान से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब द्वीप के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो भी तो तटीय सीमा है। तो अगर सिंपल पूछे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, इसका मतलब इसमें द्वीप वगैरह शामिल नहीं किया अगले ने, तब तो आंसर होगा 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। अगर संपूर्ण तटरेखा की लंबाई पूछे तब ध्यान में रख लेना 7,516.6 किलोमीटर। आगे बढ़े, इसमें अगला जो क्वेश्चन बनाएगा वो इस रूप में पूछेगा कि भारत की तटरेखा कुल कितने राज्यों से लगती है। तो भारत की तटरेखा के अगर एग्जाम में पूछे आपसे कुल राज्य कितने हैं, तो ध्यान रखना इसमें कुल राज्यों की जो संख्या आती है वो है 9। एक बार सामने देखो 9 कौन कौन से, और साथ में हो सके तो हम इसकी राजधानी भी देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो राज्य निकल कर आता है वो है गुजरात। इस गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसी प्रकार दूसरा जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी अगर हम चर्चा करते हैं तब नाम आता है मुंबई। फिर तीसरा राज्य है गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा की राजधानी है पणजी। ध्यान रखना पणजी जो शहर है वो मांडवी नदी के किनारे है। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, फिर नाम आता है गोवा के बाद में कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर है। फिर इसके बाद में नाम आता है केरल। ध्यान रहे केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी छोर की ओर चलते हैं, यहाँ पर है तमिलनाडु। ध्यान रखना तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। थोड़ा और आगे बढ़े, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी ध्यान में रखना अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनेगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और अंत में नाम आता है पश्चिम बंगाल। यानी भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते। कैसे याद करें, ध्यान लगाओ, याद करो। अगर हम बात करते हैं पश्चिम पर तो 5 राज्य और पूर्व में है 4 राज्य। पश्चिम में 5 कौन कौन से, सबसे पहले गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, फिर कर्नाटक 4 और कर्नाटक के बाद में केरल 5 तो ये हो गए। अगर आपसे पूछे कि पूर्व में, तो पूर्व में 4 राज्य हैं। अब 4 राज्य कौन कौन से हो गए, जैसे सबसे पहला जो राज्य हुआ वो हो गया तमिलनाडु 1, इसके बाद में आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और इसके बाद में अंतिम में पश्चिम बंगाल 4। यहां पर मैं 9 के 9 राज्यों के नाम लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले जो राज्य आ गया गुजरात 1, गुजरात के बाद में क्रमबद्धता से आगे हमें बढ़ना है। दूसरा नंबर आ गया महाराष्ट्र। तीसरा जो राज्य का नाम आ गया वो आ गया गोवा। गोवा के बाद में आगे बढ़ते हैं तो राज्य का नाम आ गया कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में राज्य का नाम आ गया केरल। केरल के बाद में, ये तो आगे पूरे के पूरे कौन से
जो पश्चिम की ओर है। अगर हम बात करते हैं पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर सबसे पहले जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसमें एक हो गया। तमिलनाडु के बाद में दूसरा आ गया आंध्र प्रदेश, तीसरा आ गया उड़ीसा या उड़ीसा, और चौथा आ गया पश्चिम बंगाल। एक बार पुनः देखना, इनकी राजधानी आपको यहीं याद करनी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, याद रहे ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई शहर है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। गोवा की राजधानी है पणजी, ध्यान रखना पणजी जो शहर है वो मांडवी नदी के किनारे है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसी प्रकार केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ चलते हैं तमिलनाडु, इसकी राजधानी या कैपिटल हो गई चेन्नई। आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता के रूप में जाना जाता है। अब इसमें और कौन सा क्वेश्चन आएगा? दो लास्ट जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो क्वेश्चन आता है सबसे लंबी तटरेखा। देखना यहां पर चर्चा करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारत की तटीय सीमा बोल दूं, या इसी का ही दूसरा नाम दिया जाता है जलीय सीमा। क्या क्या बात बताई? कुल लंबाई 6100 किलोमीटर बता दी। संपूर्ण तटरेखा की लंबाई मैंने आपके साथ में चर्चा की 7516.6 किलोमीटर। तटरेखा कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों के नाम बता दिए। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना सबसे लंबी जो तटरेखा बनाने वाला राज्य है वो है गुजरात। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। फिर अगर इसका दूसरा क्वेश्चन ये पूछते, तब ये पूछ लेता है सबसे कम, या मैं इसको बोल सकता हूं न्यूनतम, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य। तो सबसे कम तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गोवा। अब मेरी बात पर गौर करना ध्यान से। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तब तो हो गया गुजरात, और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य पूछे तब हो जाएगा गोवा। इसका मतलब विस्तार में हमने स्थलीय सीमा के बारे में भी अच्छे से देखा है, और इसके बाद में हमने जलीय सीमा या तटीय सीमा के बारे में, यानी भारत के सामान्य परिचय में पहले भारत शब्द की उत्पत्ति के बारे में, फिर भारत की स्थिति लोकेशन देख ली, फिर भारत का विस्तार देख लिया, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। फिर इसी में ही हमने भौगोलिक क्षेत्र को दो रूपों में बांटकर अध्ययन किया है, एक तो भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा। अब इसमें हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको इन दोनों को रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर एग्जाम में पूछे तो आपको करनी है 15,106.6 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कितने राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखना वर्तमान समय में अगर आपसे राज्य पूछे तो 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि तटीय सीमा की लंबाई 6100, संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 7516.6। तटरेखा कितने राज्यों के साथ में? 9 राज्य मैंने आपको याद करवाए हैं। इसी प्रकार इसी में थोड़ा और आगे बढ़े, अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य हो गया गुजरात, और न्यूनतम तटरेखा वाला जो राज्य हो गया वो है गोवा। अब इस स्थलीय सीमा जो 15,106 बताई, इसके साथ में भारत के पड़ोसी देशों की सीमा स्पर्श होती है, और एक देश की दूसरे देश के साथ में जो लगने वाली सीमा है उसको हम नाम देते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ध्यान रहे, एक राज्य की अगर दूसरे राज्य के साथ में जो सीमा लगती है उसको तो हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, जबकि ध्यान रहे एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ में लगने वाली जो सीमा है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब मैं स्थलीय सीमा ही आपको पढ़ा रहा हूं आगे विस्तारित रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर पर, तो सबसे पहले भारत से जो सबसे लास्ट में विभाजन हुआ उसी देश की बात करते हैं। तो ये दिशा उत्तर है और ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में भारत के इधर एक राष्ट्र है जिसका नाम है पाकिस्तान।
ध्यान से सुनना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत व पाकिस्तान की। पहले तो आप अच्छे से इसको मैप में देखो। देखो ये इधर आपको व्हाइट कलर दिखा रखा है, इस व्हाइट कलर में जो देश नजर आ रहा है वो है पाकिस्तान, और इधर अपने वाला जो देश है भारत, इसके राज्य दर्शा रखे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य है वो है गुजरात, राजधानी भी लिखी हुई है गांधीनगर। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपना राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। इसके बाद में आगे देखो हरियाणा की सीमा नहीं लगती, ध्यान रख लेना। इसमें मैप में देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो देश जो राज्य नजर आ रहा है भारत का वो है पंजाब। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर ही था। मैप में देखो ये जो नजर आ रहा है आपको ये सीमा, ये है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। यानी कहने का मतलब पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ही राज्य लगते थे। 4 कौन कौन से? गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 और जम्मू कश्मीर 4। लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल गई है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और इसी के कारण वर्तमान समय में 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 3 हो गए राज्य। जैसे एक बार समझो अच्छे से। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं भारत और पाकिस्तान। अगर सबसे पहले मैं लिखूं नाम, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ध्यान रखना इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को नाम दिया जाता है रेड क्लिफ रेखा। यानी एग्जाम में आपसे तो ये भी पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो रेड क्लिफ रेखा 2 देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान। दूसरे अगर आपसे इसमें पूछे, नाम हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं जनक, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जनक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना सर सीरियल रेडक्लिफ। सर सीरियल रेडक्लिफ को इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जनक माना जाता है। नॉर्मल सी बात, मध्य यानी किन 2 देशों के मध्य है, तो आप आराम से लिख सकते हो भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ की कुल लंबाई कितनी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की लंबाई, तो ध्यान रखना रेड क्लिफ की जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। अपनी भाषा में याद करो 33-23 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की लंबाई है। और क्या पूछेगा, जैसे अगर हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति, पहले तो मैंने आपको बताया था कि 4 राज्य थे, वर्तमान समय में इसका भी डिवाइडेशन हो गया है। 2 तो हैं केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 3 है राज्य। अब ध्यान से सुनना, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जैसे एक तो आ गया जम्मू कश्मीर, और दूसरा आ गया लद्दाख। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं 3 राज्य कौन कौन से, तो 3 राज्यों में जैसे एक तो नाम आ गया राजस्थान, दूसरा आ गया पंजाब, और तीसरा आ गया गुजरात। बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो यही याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या बताया है? रेड क्लिफ। जनक कौन है? तो इस नाम से स्पष्ट है, सर सीरियल रेड क्लिफ। अगर आपसे पूछे किसके मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। आपसे पूछे कि कुल लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान में भारत के 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है जो मैप में नजर आ रहे हैं, जिसमें एक तो हो गया लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह है, ध्यान रख लेना, और दूसरा आता है जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 3 राज्य कौन कौन से, तो पंजाब राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान राजधानी जयपुर, और गुजरात राजधानी कहां पर है इसकी? गांधीनगर। इसका मतलब है नाम वगैरह कुल लंबाई कितनी लगती है वो हमने चर्चा की। अब इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से पूछ सकता है?
ध्यान रखना, एक योजना आई थी 3 जून 1947। इससे पहले पाकिस्तान और भारत एक ही हिस्से थे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इस घोषणा के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था, और उसी दौरान, ध्यान से सुनना, उसी दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो ये निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ का निर्धारण किया गया। इसके निर्धारण के साथ साथ एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, यह संसार की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कागज व कलम की सहायता से किया गया। यानी वास्तु स्थिति का इसमें कहीं पर भी जाकर कोई आकलन नहीं किया गया, मैप वगैरह लाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन, सर सीरियल रेडक्लिफ, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मैप के अंतर्गत ही उन्होंने कागज और पेंसिल की सहायता से इसका निर्धारण किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण कागज और कलम की सहायता से किया गया है, तब भी नाम आएगा रेड क्लिफ। दूसरी इसकी और बात जुड़ती है जो सुनना ध्यान से, 1947 में लगभग रियासतों को, मैंने बताया कि माउंटबेटन योजना में ये कहा गया कि जो रियासत अपनी इच्छा से पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, और अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहिए भारत में। लगभग कहते हैं कि 562 रियासतें थी, 3 और मिलाते 565 रियासतों का उल्लेख है। इन 565 रियासतों को ये कहा जाए कि आप भारत में जाओ या पाकिस्तान में, या आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा जो इनमें मिले, क्योंकि वो भी अपना स्वयं का साम्राज्य बनाए रखना चाहता था। इस दौरान कहते हैं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अथक प्रयास से लगभग रियासतों को अपने हिंदुस्तान में शामिल करवाया था। 2-3 रियासतों को लेकर बड़ा विवाद चला था, जैसे एक तो नाम आता है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने तो साफ मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी में कभी भी हिंदुस्तान में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन कहते हैं कि सरदार पटेल की ये दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि इन्होंने हैदराबाद पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत सेना वगैरह भिजवाई गई, और कुछ समय के बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी प्रकार गुजरात के पास में एक और रियासत थी जूनागढ़, यहाँ का शासक था मुस्लिम, इसने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान में जाएगा, हिंदुस्तान में नहीं जाएगा। लेकिन पटेल ने अपनी दूरदर्शिता का परिणाम ये दिया कि वहां पर जनमत संग्रह करवाया, और उसके बेस पर उन्होंने जूनागढ़ को यहाँ शामिल कर लिया। सबसे बड़ी दिक्कत रही जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने पहले साफ मना कर दिया कि वो किसी में भी शामिल नहीं होगा। उस दौरान कहते हैं कि कुछ समय के बाद में जैसे ही दोनों देश आजाद हो गए, 1948 में अचानक से पाकिस्तान ने कबीलाई जाति का सहारा लेकर इस जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर अटैक किया। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर अटैक किया तो यहाँ के शासक को ऐसे लगा कि हमारी सेना इतनी नहीं है जो इसका प्रतिरोध कर सके। तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के शासक ने मदद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मांगी। नेहरू ने उस दौरान कहा कि हम मदद तो कर देंगे, लेकिन आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और परिणाम, जम्मू कश्मीर के शासक ने जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की कबीलाई जाति पर अटैक किया। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध में लगभग कहते हैं कि 60 से 70% हिस्सा हमने पाकिस्तान को, यानी कश्मीर के जिस भाग में उनका अधिकार था वहां से निकाल दिया। यहाँ पर एक छोटी सी भूल मानो, या अगर हम बात करते हैं नेहरू की दूरदर्शिता में कमी, जैसे ही ये युद्ध चल रहा था उसी दौरान नेहरू ये जम्मू कश्मीर का विवाद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। और जैसे ये विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा कर दी कि जो स्थिति जहां पर है, जो सेना जहां पर है वो वहीं का वहीं रह जाए, और उसके बाद में हम आकलन करके कहेंगे कि ये हिस्सा किसका है। तो वो जो सेना जहां पर रही वो हिस्सा है, इसको आजकल हम एक नाम से संबोधित करते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखना, एक तो नाम आता है LAC, इसको तो बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल,
और एक मैं बोल रहा हूं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण माना जाता है। और 1972 में जब हमने शिमला समझौता किया था, इस दौरान हमने LOC को ही वास्तविक नियंत्रण रेखा स्वीकार कर लिया था। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और LOC जो सीमा रेखा है वो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, जबकि LAC ये सीमा रेखा है भारत और चीन से। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, नाम आता है रेड क्लिफ, निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ, किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगर आपसे पूछे कि इसका जनक कौन है? सर सीरियल रेड क्लिफ। कुल लंबाई अगर आपसे पूछे 3323 किलोमीटर। वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 क्या है? राज्य। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कागज और कलम की सहायता से किया गया। इसी में हम आगे बढ़े। 1948 में पाकिस्तान की कबीलाई जाति द्वारा यहां पर अटैक किया गया, और उसी दौरान ये मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, और उसके दौरान एक नया नाम आया LOC, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा कंप्लीट होती है रेड क्लिफ। इसी में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का दूसरा जो पार्ट है या दूसरा जो देश है वो है अफगानिस्तान। वर्तमान समय में अफगानिस्तान के साथ में अपनी सीमा नहीं लगती, लेकिन हम मानते हैं, या हम जैसे ही जम्मू कश्मीर के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उस बेस के आधार पर हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और उसके आधार पर, यानी वर्तमान में तो पाकिस्तान का अधिकार किया गया क्षेत्र है POK, उसके साथ में ही सीमा लगती है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है जो मैं बता रहा हूं POK, उसके साथ में सीमा। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मांगे तो चर्चा करें। जैसे दूसरे नंबर पर आ गया भारत अफगानिस्तान, इसको भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। भारत और अफगानिस्तान, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, और डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। इसमें आगे बढ़े, अगर चर्चा करें कुल लंबाई, तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो बताते हैं 106 किलोमीटर। देखिए यहां पर जो कुल लंबाई दर्शा रखी है वो है 106 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान स्थिति, इस पर गौर करना। वर्तमान स्थिति का मतलब है वर्तमान समय में ये डूरंड रेखा किसके मध्य है? मानते तो हम भारत और अफगानिस्तान के मध्य हैं, लेकिन वर्तमान में जो लोकेशन है उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, वर्तमान समय में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो एक देश तो हो गया अफगानिस्तान, और दूसरा हो गया POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और इसको भारत का हिस्सा मांगे तो ये अफगानिस्तान और भारत के रूप में। अगर ऑप्शन में भारत और अफगानिस्तान नहीं है तो वर्तमान समय में ये अफगानिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, इसका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा डूरंड का निर्धारण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। देखो तीसरे नंबर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा की चर्चा करते हैं, तब यहां पर नाम आता है भारत और चीन। यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम आता है मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा सबसे पहले मध्य, यानी ये किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य। अगर आपसे पूछे कि इस रेखा का जनक कौन है, तब नाम आता है सर हेनरी मेन।
सर हेनरी मेन को मैकमोहन रेखा का जनक माना जाता है। 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। अगर इसके बाद में पूछे कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो ध्यान रखना है ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है चीन और भारत के मध्य, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। अपनी भाषा में समझें तो 3488 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर आपसे पूछे कुल राज्य, यानी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ में कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्य। सुनना, अगर हम बात करते हैं इसका भी वर्तमान में चेंज हुआ है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर था, आजकल इसका केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख 1, दूसरा हिमाचल प्रदेश 2, तीसरा उत्तराखंड 3, इसके बाद में देखो नेपाल आ गया, सीमा नहीं बनाएगा, फिर सिक्किम 4 और इधर अरुणाचल प्रदेश 5। अगर हम बात करते हैं कुल राज्य, कुल राज्य तो 4 ही हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जोड़ ले तब 5 हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इसमें केंद्र शासित प्रदेश का नाम आ जाएगा लद्दाख, दूसरा राज्य से शुरुआत कर लो, इसके बाद में राज्य आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में राज्य का नाम आ जाएगा उत्तराखंड, इसके बाद में आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद में लास्ट आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन वर्तमान में 4 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, राज्य हो गए हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। थोड़ा सा ध्यान रखें, इनकी हम राजधानी की भी चर्चा करें। जैसे लद्दाख है, इसकी राजधानी है लेह, हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है शिमला, उत्तराखंड है, इसकी राजधानी है देहरादून, इधर सिक्किम बहुत बार पूछा गया, इसकी राजधानी है गंगटोक, इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। अब और कौन से क्वेश्चन आएगा या इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी विशेष बातें जो इसको हमेशा जोड़ती हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य प्रारंभ में एक समझौता किया गया था जिसका नाम था पंचशील समझौता। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एंड लाई के मध्य ये समझौता हुआ था, और इस दौरान एक नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। कहते हैं इस समझौते को और आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसी दौरान अचानक चीन ने 1959 में बिना किसी कारण से तिब्बत पर अटैक कर दिया। जैसे इन दिनों चल रहा है यूक्रेन और रूस वाला जो युद्ध है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तिब्बत स्वायत्त शासित प्रदेश था, स्वायत्त शासित देश था, लेकिन चाइना ने अचानक इसको अपना क्षेत्र मानते हुए इस पर अटैक कर दिया। कहते हैं कि उस दौरान यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित पदवी है दलाई लामा, दलाई लामा भागकर भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे, भारत ने इसको शरण दे दी। उस दौरान चीन द्वारा दलाई लामा की मांग की गई, तो भारत ने कहा था ये शरणागत आया हुआ है और शरणागत को हम वैसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारी शरण में है। इस बात से खफा होकर या फिर चीन की साम्राज्यवादी नीति का विस्तारित स्वरूप ही मानो 1962 में अचानक से चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। उस दौरान चाइना द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर भी अधिकार किया गया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। जम्मू कश्मीर के जिन क्षेत्रों पर चाइना ने अपना अधिकार किया, उस क्षेत्र को आजकल एक नाम से जानते हैं अक्साइन चीन। ध्यान रख लेना, पाक अधिकृत कश्मीर अलग क्षेत्र है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही भाग है, और 1962 में चाइना ने जिस क्षेत्र पर अधिकार किया इसको अक्साइन चीन के नाम से जाना जाता है। तो अक्साइन चीन का संदर्भ है, ये तो जम्मू कश्मीर का वह भाग जहां पर चाइना का अधिकार है, और पीओके वह जम्मू कश्मीर का भाग जहां पर पाकिस्तान का अधिकार है। इसके अलावा कई दफा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे चाइना है, चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि विश्व में चारा और छड़ी की नीति अपनाने वाला देश किसे माना जाता है। चारा और छड़ी की मतलब ये है कि चाइना किसी भी देश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले लालच देता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पशुओं में, जैसे बकरी है, उसको हम चारा दिखाते हैं पकड़ने के लिए, और जैसे वो पकड़ में आ गए उसके बाद में हम उसके छड़ी से उस पर अटैक करते हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए चारा और छड़ी की नीति अपनाने वाला देश किसे माना जाता है, चाइना। इसको सोया हुआ शेर या पूर्व का तरबूज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसके बाद में
थोड़े और आगे बढ़े भाई। चौथे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं तब नाम आता है भारत व नेपाल। भारत व नेपाल, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन तो ये आता है कि भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट के रूप में कौन सा देश काम करता है? यहाँ के शासक ने यह भी कहा था कि दो बड़े पहाड़ों के मध्य फूल खिले हुए फूल के समान अपना देश है, वो है नेपाल। तो बफर स्टेट के रूप में नेपाल करता है। कहा जाता है नेपाल में जैसे ही सरकार बदलती है तो सबसे ज्यादा चिंता नेपाल को हो जाती है, क्योंकि नई सरकार बदलते ही अगर किसी ने भी चीन का दौरा कर लिया तो उसके रिश्ते भारत से खराब हो जाते हैं, और भारत का दौरा कर लिया तो इसके रिश्ते चाइना से खराब हो जाते हैं। तो भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट के रूप में जो देश काम कर रहा है वो कौन सा है? नेपाल। अगर हम बात करते हैं भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का वैसे निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इसको नो मेंस लैंड के रूप में जाना जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं लंबाई, तो लगभग 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसको नो मेंस लैंड कहा जाता है। हाँ, अगर आपसे पूछे कुल राज्य, तो ध्यान से सुनना, कुल राज्यों की बात करते हैं तो देखो नेपाल के इधर उत्तराखंड 1, दूसरा आ जाएगा उत्तर प्रदेश 2, तीसरा आ जाएगा बिहार 3, चौथा आ जाएगा पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। यानी नेपाल के साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5। जैसे एक एक के नाम लिखें। सबसे पहले उत्तराखंड 1, उत्तराखंड के बाद में दूसरा आगे बढ़ते हैं, तब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रहे इनकी राजधानी आप थोड़ा थोड़ा साथ में सुनो। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे। फिर आ गया बिहार, राजधानी है पटना, गंगा नदी के किनारे। इसी प्रकार फिर आ गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ध्यान रखना पश्चिमी बंगाल है, इसकी जो राजधानी है वो है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं सिक्किम, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, गंगटोक इसकी राजधानी है। यानी नेपाल के साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। दोबारा देखना, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और सिक्किम 4। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल है वो 5 राज्य इसके साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन जो पूछता है, नेपाल हाल ही में भारत का वह पड़ोसी देश जिसमें संविधान लागू हुआ है। नेपाल में नवीनतम संविधान लागू हुआ है जहां पर गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में दूसरा हमने देखा अफगानिस्तान, तीसरा देश हो गया चीन, चौथा देश हो गया नेपाल, और 5वां इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 5वां देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कुल 7 देश लगते हैं, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 5वां जो देश है वो है भारत और भूटान। ध्यान रखना, विश्व का सबसे गरीब राष्ट्र के रूप में किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। भूटान की राजधानी पूछेगा थिम्पू, और ध्यान रखना यहाँ की मुद्रा का नाम है गुल्ट्रम। भारत और भूटान के मध्य अगर आपसे पूछे कि कुल लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है वो लगभग है 699 किलोमीटर। इसके मध्य भी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, नो मेंस लैंड के रूप में जाना जाता है। डोकलाम क्षेत्र का नाम सुना होगा, बड़ा ही चर्चा में रहा था, इसके आगे हम चर्चा भी करेंगे किस प्रकार से इसमें संघर्ष हुआ था और किस पक्षों को लेकर। कुल लंबाई 699 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कुल राज्य, यानी इसके साथ में कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो ध्यान से देखना, भूटान के साथ में सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, फिर असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। यानी इसके साथ में भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, जिसमें सबसे पहले एक एक की चर्चा करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि भूटान के साथ में सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। तीसरा आ जाएगा असम, ध्यान रखना राजधानी है दिसपुर। और चौथा नाम आता है अरुणाचल प्रदेश।
और इस अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। यानी ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करते हैं, भारत से इसका जुड़ाव भूटान से मैक्सिमम है। जितनी भी सैन्य आपूर्ति है वो भारत के सहयोग से या भारत की अनुमति से ही भूटान प्राप्त करता है। थोड़ी देर पहले बताया, राजधानी पूछ लेता है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, और मुद्रा पूछ लेता है गुलट्रम के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में शेष जो देश रहे हैं, जैसे एक तो रहा है म्यांमार, दूसरा रहा है बांग्लादेश, इसके साथ में भूटान के साथ में, इसके साथ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में जो 5 देश लगते हैं, कौन से देश की सीमा सबसे अधिक लगती है, कौन से देश की सीमा सबसे कम लगती है, उसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।